प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर हमने एशिया महाद्वीप की विभिन्न प्रकार की उच्चावच एवं धरातलीय संरचनाओं के बारे में अध्ययन किया था। उसी के क्रम में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है एशिया महाद्वीप में ड्रेनेज सिस्टम या एशिया महाद्वीप का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र किसे कहा जाता है? उससे पहले हम विभिन्न प्रकार के जो एशिया महाद्वीप में विभिन्न प्रकार की जो भौतिक संरचनाएं एवं स्वरूप पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धरातलीय स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। उन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। तो उन क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की वर्षा के औसत के आधार पर या विभिन्न प्रकार की हिमानियों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ से एवं विभिन्न प्रकार के जो मौसमी परिवर्तन होते हैं, उसके कारण जो जल की प्राप्ति होती है वो एक सिस्टम के रूप में या एक तंत्र के रूप में विकसित होती है, तो उसे हम अपवाह तंत्र कहते हैं। हम एशिया महाद्वीप की जो विशालता के आधार पर विभिन्न प्रकार के जो भौतिक स्वरूप पाए जाते, उसी कारण से यहाँ पर विभिन्न प्रकार के अपवाह तंत्र भी या नदी क्रम के जो विशाल तंत्र है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा उस अपवाह तंत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के आंतरिक या विभिन्न प्रकार के जो सागरीय क्षेत्र पाए जाते हैं, उन सागरीय क्षेत्रों के अपवाह तंत्र हैं एशिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। अपवाह तंत्र को समझने से पहले हमें कुछ विभिन्न प्रकार की टर्मिनोलॉजी पाई जाती हैं, कुछ विशेष प्रकार के शाब्दिक अर्थ पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना भी आवश्यक है। जैसे प्रवाह क्या होता है, या सबसे पहले जैसे अवनलिका क्या होती है। जब धरातल पर किसी भी उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जब एक क्रमबद्ध रूप से पानी का प्रवाह होता है, उसे अवनलिका कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जैसे किसी भी धरातलीय क्षेत्र के अंतर्गत उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जब एक जल होता है, वह क्रमबद्ध रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बह कर के चला जाता है, तो उसे हम अवनलिका कहते हैं। जब बहुत सारी अवनलिकाएँ होती हैं, वो मिल जाती हैं, तो एक बड़ा क्रमबद्ध रूप होता है, उनका विकसित हो जाता है और हम उसे अवनलिका क्षेत्र कह देते हैं। जब विभिन्न प्रकार के जो अवनलिकाएँ होती हैं, वे मिलकर के एक बड़े जल का निर्माण कर देती हैं, जल क्षेत्र का निर्माण कर देते हैं, और वह जल क्षेत्र होता है या वह पानी होता है या पानी का जो बहाव होता है, वह एक क्रमबद्ध रूप से होकर के उच्च ढाल से या क्रमबद्ध रूप से बह कर के उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होता है, तो हम उसे जल प्रवाह कहते हैं। तो प्रवाह क्या होता है? जब किसी भी उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर जो जल का प्रवाह होता है या पानी का जो बहाव होता है, उसे प्रवाह कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है सहायक नदी। जब जल तंत्र होता है वह क्रमबद्ध रूप से उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर एक छोटे से क्षेत्र के अनुसार जब प्रवाहित होता है और उसमें दूसरे क्षेत्र का पानी आकर के सम्मिलित होता है या वह अवनलिका आकर के उसमें मिल जाती है, तो उसे नदी कहा जाता है। नदी किसे कहते हैं? नदी क्या होता है? सहायक, उसे सहायक नदी कहते हैं। जब विभिन्न प्रकार के अवनलिकाएँ या सहायक नदियाँ होती हैं, वो मिलकर के जब एक बड़े तंत्र का निर्माण कर देती हैं, तो उसे नदी कहा जाता है। अब इसके बाद में आता है जल विभाजक किसे कहते हैं? जल विभाजक, जब दो नदियों के क्रम का जो क्षेत्र पाया जाता है या जो अवनलिकाओं का क्षेत्र पाया जाता है या उनका बहाव का जो क्षेत्र पाया जाता है, उसके बीच में ऐसा ऊंचा भाग जो उन दोनों के जल प्रवाह क्षेत्र को विभाजित करता है, तो उसे जल विभाजक कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है नदी अपहरण। जब नदी होती है वह एक नदी दूसरे नदी का अपहरण कर लेती है, तो उसे सरिता अपहरण या नदी का अपहरण कहा जाता है। ये किस प्रकार से होता है? जैसे किसी क्षेत्र के अंतर्गत दो अवनलिकाएँ या दो नदियाँ या दो सहायक नदियाँ होती हैं, वह क्रमबद्ध रूप से बह रही हैं। जब एक नदी का और दूसरे नदी का बीच में शीर्ष अपर्दन के द्वारा या ऊपरी जो कटाव होता है, उस कटाव के द्वारा जब वो काट करके या अपने जो शीर्ष अपर्दन होता है उसको काटती वो आगे दूसरी नदी के सहारे चली जाती है। यदि उस सहारे वाली नदी का
तल पाया जाता है या उसका जो बहाव क्षेत्र पाया जाता है, यदि वह ऊंचा पाया जाता है तो वह उस नदी का जो पहले की जो नदी पाई जाती है वह नीचे की ओर प्रवाहित होने लग जाती है और वह उस नदी में मिल जाती है, तो उसे सरिता अपहरण कहते हैं। यदि वह दूसरे क्षेत्र की नदी उसका तल नीचा पाया जाता है तो वह जो पहले जो नदी होती थी वह उसका जल पाया जाता था, वह उस पूर्वगामी जो नदी पाई जाती है उसके अंतर साथ बहने लग जाता है, तो वह जो पहले की जो नदी थी उसका अपहरण है, उस जो शीर्ष अपहरण के द्वारा जो दूसरी नदी थी या सहायक नदी थी उसका अपहरण होता है वो कर लिया जाता है, तो उसे सरिता अपहरण कहा जाता है। फिर आता है अपवाह प्रणाली। जब विभिन्न प्रकार की नदी होती है उसकी सहायक नदियाँ या विभिन्न प्रकार के अवनलिकाएँ या छोटे मोटे जो क्षेत्र होते हैं उसमें बह कर के आने वाला जल होता है, वो एक क्रमबद्ध रूप से एक सिस्टम के रूप में या एक तंत्र के रूप में जब प्रवाहित होता है और उससे एक विशिष्ट प्रकार की धरातल पर आकृति होती है, बन जाती है, तो उसे अपवाह प्रणाली कहा जाता है। ये अपवाह प्रणाली होती हैं विभिन्न प्रकार की होती हैं। इस पर प्रत्यक्ष रूप से भौतिक जो संरचना पाई जाती है उस भौतिक संरचना का प्रभाव होता है, इस पर पाया जाता है। जैसे पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत अलग प्रकार की प्रवाह प्रणालियाँ पाई जाती हैं, जैसे पूर्वोन्नत जो या नदी के उद्गम जो क्षेत्र पाया जाता है, नदी है वह किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के या किसी भी स्थल की संरचना होने से पहले ही वह नदी वहाँ पर प्रवाहित होती थी, तो उसके जो विशिष्ट भाग होते हैं उसमें उसके अपरदन की जो क्रियाएँ होती है वह उसको प्रभावित करती है। इसी प्रकार से यदि वह नदी होती है छोटी छोटी अवनलिकाओं के रूप में एक वृक्ष जैसा आकृति का निर्माण कर देती है तो उसे वृक्षनुमा कहा जाता है। इसी प्रकार से जैसे आयताकार प्रवाह प्रणाली होती है, जब पर्वत पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत जब समानांतर रूप से बह करके नदी होती है या उसकी अवनलिकाएँ होती हैं या सहायक नदी होती हैं, वो एक क्रमबद्ध रूप से और आयतनुमा आकृति के रूप में प्रवाहित होती हैं, तो उसे आयताकार प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। तो इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो अपवाह प्रणालियाँ होती हैं, एक विशिष्ट प्रकार की जब आकृति होती है, एक विशिष्ट प्रकार का जो तंत्र होता है डेवलप होता है, तो उसे अपवाह प्रणाली कहा जाता है। एशिया महाद्वीप में अनेक प्रकार की पर्वत श्रेणियाँ, पठारी क्षेत्र, ढाल पाया जाता है। इस कारण से यहाँ पर चारों दिशाओं के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली नदियाँ पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो महासागरीय क्षेत्र होते हैं उन महासागरीय क्षेत्रों में जाकर के नदियाँ होती हैं विलीन हो जाती हैं। एशिया महाद्वीप का बहुत बड़ा क्षेत्र है, वो भी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत पाया जाता है, जिसका पानी होता है बह करके किसी बड़े सागरीय क्षेत्र के अंतर्गत या बड़े वाटर बॉडी के अंतर्गत जाकर के विलीन नहीं होता है, तो उसे आंतरिक क्षेत्र भी कहा जाता है। तो हम भौगोलिक दृष्टि से पर्वत श्रेणियों, पठारी क्षेत्रों के और विभिन्न प्रकार के जो ढाल पाए जाते हैं उन ढाल के आधार पर, और जब नदी होती है वह उद्गम क्षेत्र या किसी पर्वत श्रेणी से उद्गमित होकर के या पठारी क्षेत्र से उद्गमित होकर के वह उच्च ढाल से निम्न ढाल की ओर प्रवाहित होती हुई और क्रमबद्ध रूप से जा कर के वह किसी भी एस्चुरी के द्वारा या डेल्टा के द्वारा जब वह सागरीय क्षेत्र में विलीन हो जाती है, तो उस तक की जो विभिन्न प्रकार की जो दशाएँ होती हैं या उसका जो अपवाह तंत्र होता है वह एक किसी बड़े वाटर क्षेत्र के अंतर्गत या किसी एक क्षेत्र का जो अपवाह तंत्र होता है वह उस क्षेत्र के अंतर्गत या उस सागरीय तंत्र के अंतर्गत या महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत जा कर के विलीन होता है, तो हम उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। तो भौगोलिक दृष्टि से या भूभौगोलिक दृष्टि से हम एशिया महाद्वीप के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उनको हम 5 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है प्रशांत महासागरीय अपवाह क्षेत्र। प्रशांत महासागरीय जो अपवाह क्षेत्र पाया जाता है वो उत्तर में बेरिंग जलभूमध्य से लेकर के दक्षिण में इंडोनेशिया और वियतनाम के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ तक की जो विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, चाइना का जो क्षेत्र पाया जाता है, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो जापान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो इन तटीय क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की नदियाँ होती है, डेल्टा और एस्चुरी के रूप में वो सागरीय क्षेत्रों में विलीन होती हैं। तो जो नदियाँ या वे वाटर बॉडीज़ या वे अवनलिकाएँ जो प्रशांत महासागर के अंतर्गत जाकर के विलीन होती हैं, तो उसे हम प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र कहते हैं। दूसरा आता है हिंद महासागरीय क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में
इसका जो विस्तार पाया जाता है दक्षिणी भाग में पाया जाता है। एशिया महाद्वीप के विभिन्न प्रकार के, जैसे अरब सागर है, भूमध्य अरब सागर की है, या बंगाल की खाड़ी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, फारस की खाड़ी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा ही हिंद महासागरीय जो क्षेत्र पाया जाता है। इसमें मानसूनी जलवायु की जो नदियाँ पाई जाती हैं, या हिमालय पर्वतीय प्रदेश से निकलने वाली जो नदियाँ पाई जाती हैं, वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। इसी प्रकार से दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पाया जाता है, या उन्हें जो प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पाए जाते हैं, उन पठारी प्रदेशों से पानी होता है बह करके हिंद महासागर में जा कर के विलीन होता है, तो उसे हिंद महासागरीय। तीसरा जो आता है, जो बड़ा क्षेत्र आता है, वह आर्कटिक महासागरीय अपवाद क्षेत्र। एशिया महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र में आर्कटिक महासागर का विस्तार पाया जाता है। उस आर्कटिक महासागर का विस्तार जो उत्तर में यूराल पर्वत से लेकर के सुदूर पूर्व में जो बाल्टिक सागर के जो क्षेत्र या सेंट लॉरेंस के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, या उत्तरी प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसमें मध्य एशिया के क्षेत्रों से विभिन्न प्रकार की जो वर्षा के द्वारा या बर्फ़ के पिघलने से, या विभिन्न प्रकार के जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, उन पर्वतीय क्षेत्रों से नदियां बह करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, और वहां पर वो कोणधारी वनों के क्षेत्र में, या जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उन मैदानी प्रदेशों में प्रवाहित होकर के आगे डेल्टा के रूप में, या जो आर्कटिक सागर के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जो सदैव बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं, उन क्षेत्रों में जा कर के विलीन हो जाते हैं। तो इसके जो क्षेत्र होते हैं, जब ये सागरीय क्षेत्रों में मिलती हैं, तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के दलदली प्रदेशों का निर्माण कर देती हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आंतरिक अपवाद क्षेत्र। ये आंतरिक अपवाद क्षेत्र भी एशिया महाद्वीप में बहुत ही बड़ा क्षेत्र प्रदेश बहुत ही बड़ा प्रदेश पाया जाता है। ये आंतरिक क्षेत्र से विभिन्न प्रकार की जो पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं, या विभिन्न प्रकार की जो हिमानियाँ पाई जाती हैं, उन क्षेत्रों से जल की प्राप्ति होती है, और वो जाकर के आंतरिक क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जो झीलें पाई जाती हैं, या छोटे सागरीय क्षेत्र प्रदेश पाए जाते हैं, या जो मरुस्थलीय प्रदेश पाए जाते हैं, या मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उन मैदानी प्रदेशों में जाकर के वे वाटर बॉडीज़ या वे नदियाँ होती हैं जाकर के विलीन हो जाती हैं, तो उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहा जाता है। यह आंतरिक अपवाह तंत्र भी एशिया महाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र के अंतर्गत, जैसे पश्चिम में कैस्पियन सागर और काला सागर, बालकस झील के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों से लेकर के ये तारिम बेसिन और मंचूरिया प्रदेश के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, या अराकानियोमा और तांसानियोमा, या हिमालय के और उत्तर के जो पामीर के पठारी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के जो पूर्वी पश्चिमी क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत साइबेरिया का जो क्षेत्र पाया जाता है, उसके दक्षिण के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, इन क्षेत्रों में लगभग 80 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंतर्गत ये फैला हुआ आंतरिक अपवाद तंत्र पाया जाता है। इसके बाद में छोटा सा एक और भूमध्य सागरीय अपवाद तंत्र भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत पाया जाता है। पूर्व पश्चिम में जो टर्की और इजराइल, लेबनान के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी शीतकाल में भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में आने वाले चक्रवातों के द्वारा वर्षा की प्राप्ति होती है। और इसी प्रकार से अनातोलिया के जो पठारी के जो प्रदेश पाए जाते हैं, उस पठारी प्रदेश के अंतर्गत भी विभिन्न प्रकार की जो छोटी छोटी अवनलिकाएँ और नदियाँ होती हैं, प्रवाहित होकर के जा कर के वो भूमध्य सागर में विलीन हो जाती है, तो उसे क्षेत्र को हम भूमध्य सागरीय अपवाद तंत्र कहते हैं। अब इन विभिन्न प्रकार के जो अपवाद तंत्रों के हमने 5 प्रकार पढ़े, इसका विस्तार से हम अलग अलग प्रशांत महासागर के जो क्षेत्र के जो प्रमुख नदियाँ पाई जाती हैं, किस प्रकार के उनकी आकृति पाई जाती है, किस प्रकार के वो प्रदेश में प्रवाहित होती हैं, उनका हम अध्ययन विस्तार से कर लेते हैं। इस प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र पाया जाता है, प्रशांत महासागरीय अपवाद तंत्र, इसका विस्तार पामीर के पठार के जो क्षेत्र में उत्तर में जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, अराकानियामा, तयांसामा, और उत्तर में अल्दान का जो क्षेत्र पाया जाता है, अल्टाई पर्वतमाला के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों तक इसका विस्तार पाया जाता है। इसके पश्चिमी क्षेत्र में गोबी और शुष्क आंतरिक प्रवाह क्षेत्र पाया जाता है, जबकि पूर्व की ओर विभिन्न प्रकार के नदियों के बेसिन प्रदेश भी इससे बनते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार की नदियाँ होती हैं, वो प्रवाहित होती हैं, जैसे उत्तर में आमुर नदी से लेकर के दक्षिण की जो यांगटी शिकांग और शिकांग जो नदियाँ पाई जाती हैं, चीन की
जो मैदानी प्रदेश पाए जाते हैं, उन मैदानी प्रदेशों के निर्माण में इन नदियों का महत्वपूर्ण योगदान पाया जाता है। इसका विस्तार या यहाँ पर बहने वाली जो नदियाँ पाई जाती हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर जो विभिन्न प्रकार की जो पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं उसमें बर्फ़ के पिघलने से या वर्षा के होने से ये जो नदियाँ होती हैं उद्गमित होती हैं और ये चीन के जो प्रदेश पाए जाते हैं उन प्रदेशों में प्रवाहित होती हुई प्रशांत महासागर में जाकर के मिल जाती हैं। इसलिए इसे प्रशांत महासागरीय अपवाह तंत्र कहा जाता है। इस प्रदेशों की जो नदियाँ पाई जाती हैं वो ऊपर के जो शीर्ष क्षेत्र पाए जाते हैं वो पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं और वो नदियाँ होती हैं वृक्षनुमा प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं। लेकिन कुछ जो नदियाँ पाई जाती हैं वो आयताकार प्रवाह प्रणाली का भी निर्माण करती हैं, जो पठारी प्रदेश के अंतर्गत या तारिम बेसिन के अंतर्गत या मंसूरिया जो प्रदेश पाए जाते हैं उसके अंतर्गत, कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत या जैसे यांग नदी पाई जाती है वो आयताकार प्रवाह प्रणाली का निर्माण भी करती है। उसमें जो नदियाँ होती हैं वो समानांतर रूप से बहती हैं और जो निम्न क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत जाकर के वो क्रमबद्ध रूप से एक आयत का निर्माण करती हैं। इस प्रदेश की जो नदियाँ पाई जाती हैं वो अपने मैदानी प्रदेशों में आती हैं तो अपने मार्ग परिवर्तन के द्वारा या अपने साथ लाए हुए जो मिट्टियाँ होती हैं उसको जमा कर देती हैं और जमा कर देने से उपजाऊ मैदानी प्रदेशों का निर्माण होता है। उपजाऊ मैदानी प्रदेशों के साथ साथ वो अपने जब पानी की मात्रा होती है उनमें अधिक हो जाती है और उसकी जो गति होती है वो पीछे तेज़ हो जाती है। पानी की मात्रा अधिक हो जाने से उसमें बाढ़ कृत मैदानी प्रदेश का भी निर्माण करती हैं या बाढ़ की क्रिया भी उनमें संपन्न होती हैं और वे अपना मार्ग परिवर्तन भी कर लेती हैं। जैसे आंगो नदी पाई जाती है जिसे चीन को शौक कहा जाता है, वो अपने मार्ग परिवर्तन के लिए काफ़ी विश्व प्रसिद्ध नदी पाई जाती है। इसमें प्रमुख जो नदियाँ पाई जाती हैं, जैसे आपको जो मानचित्र है उस मानचित्र के अंतर्गत हमने विभिन्न प्रकार के जो अपवाह तंत्रों के साथ साथ एक दूसरा जो मानचित्र है उसमें नदियों की जो बहाव क्षेत्र है उसको भी प्रदर्शित किया गया है। जिसमें पहली जो नदी आती है वो आमूर नदी, ये चीन के उत्तरी क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया, उत्तरी कोरिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं और रशिया के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन रशिया के क्षेत्रों में या सोवियत रूस के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये प्रवाहित होती है। ये उत्तर के जो पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं उन पर्वतीय प्रदेशों से उद्गमित होकर के उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और प्रशांत महासागर में जाकर के विलीन हो जाती है। इसकी जो प्रमुख जो सहायक नदी पाई जाती है वह उशरी तथा सुगारी जो नदी पाई जाती हैं इसकी सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। दूसरी जो आती है हांगो नदी, हांगो नदी भी और ये उत्तरी जो क्षेत्र के पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं उसके प्रदेशों से उद्गमित होती है और इसमें ओरोडोरा के जो क्षेत्रों के अंतर्गत ये आयताकार प्रवाह प्रणाली का भी निर्माण करती है। कुछ क्षेत्रों के अंतर्गत ये वृक्षनुमा प्रवाह प्रणाली का भी निर्माण करती हैं। इसकी प्रमुख सहायक जो नदी पाई जाती है वो वी हो तथा फैन हो, इसकी सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। ये नदी पीली नदी के नाम से भी पुकारी जाती है क्योंकि ये लोएस मिट्टियों के प्रदेशों से आकर के अपने साथ पीली मिट्टियाँ लाती है तो इसे पीली नदी भी कहा जाता है। ये अपनी बाढ़ के लिए तथा मार्ग परिवर्तन के लिए विश्व प्रसिद्ध नदी पाई जाती है। अपना मार्ग परिवर्तन कर देती है और मैदानी प्रदेशों के अंतर्गत आकर के बाढ़ग्रस्त मैदानी प्रदेश का भी निर्माण करती है। इस प्रदेश को या इस नदियों की जो बेसिन प्रदेश पाया जाता है उसे चीन का शौक भी कहा जाता है। यह इस नदी में जल की मात्रा अत्यधिक मात्रा में हो जाती है और ये बाढ़ग्रस्त मैदानी प्रदेशों का निर्माण कर देती है, इसलिए इसे चीन का शौक भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के जो नुकसान करती है और बाढ़ के जो जल का अत्यधिक मात्रा में विस्तार होने के कारण अत्यधिक मात्रा में ये नुकसानदायी नदी भी हो जाती है। लेकिन इसमें गेहूं के मैदानी प्रदेश या गेहूं के उत्पादक जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं और ये बाढ़ग्रस्त मैदानी प्रदेश के साथ अपने साथ जो लोएश मिट्टियाँ लाती हैं उससे उपजाऊ मिट्टियों का निर्माण भी होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी आती है ये आर्कटिक शिंकियांग, ये भी मध्यवर्ती
जो उत्तरी पर्वतमाला के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के अंतर्गत ये नदी को उद्गमित होती हैं और मध्य चीन से बहती हुई जाकर के चीन सागर और प्रशांत महासागर में जाकर के विलीन हो जाती। ये भी डेल्टा और मैदानी प्रदेशों का निर्माण करती है। इसकी लंबाई लगभग 5120 किलोमीटर पाई जाती हैं। मिट्टियों के जमाव के द्वारा या डेल्टा के द्वारा इसमें मैदानी प्रदेशों का निर्माण है ये करती है। इसमें विभिन्न प्रकार की जो सहायक नदियाँ हैं वो भी पाई जाती हैं, जैसे हान है, मीन है, कौन है, चार्लिंग है, सियांग है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ पाई जाती हैं। ये जो नदी पाई जाती है ये वृक्षनुमा प्रवाह प्रणाली का निर्माण करती हैं और इसमें भी बाढ़ग्रस्त मैदानी प्रदेशों का निर्माण इसके अंतर्गत एवं डेल्टा का निर्माण भी इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पाया जाता है। सिक्यांग नदी भी मध्य चीन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों से उद्गमित होकर के और दक्षिणी जो चीन के क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई वह चीन सागर में जा कर के और प्रशांत महासागर में मिल जाती हैं। फिर आता है मिकांग नदी। मिकांग नदी भी एशिया महाद्वीप के जो दक्षिणी क्षेत्र पाए जाते हैं, रेड बेसिन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों के पर्वतीय प्रदेशों से उद्गमित होकर के ये प्रशांत महासागर में जाकर के मिल जाती है। फिर आता है मिनाम नदी। मिनाम नदी भी दक्षिणी चीन की एक प्रमुख नदी पाई जाती है जो दक्षिणी चीन के जो ऊंचे पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों से उद्गमित होकर के ये भी प्रशांत महासागर के क्षेत्रों में विलीन हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है रेड नदी। ये रेड बेसिन की या चीन का जो लाल मिट्टी का जो प्रदेश पाया जाता है उसके कारण इसे रेड नदी भी कहा जाता है। यह रेड बेसिन के अंतर्गत प्रवाहित होने वाली ये प्रमुख नदी पाई जाती है। इसमें भी अत्यधिक मात्रा में जल का प्रवाह होता है और ये ऊंचे पर्वतीय प्रदेशों से आकर के नीचे की ओर मैदानी प्रदेशों का निर्माण करती है। इसके कारण इसे रेड बेसिन का निर्माण है इस नदी के द्वारा किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है हिंद महासागरीय अपवाह तंत्र। इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। आगे तो हाँ